Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I am your UGC NET Paper 1 faculty. और जैसा कि आप जानते हैं कि UGC NET 2025 के एग्जाम्स हो गए हैं स्टार्ट ऑलरेडी 2 शिफ्ट में, एक दिन एग्जाम और आज भी दैट इज 6th को एग्जाम्स हो गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के. तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनवायरनमेंट से, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम करेंगे इस सेशन में रिवाइज. तो इन क्वेश्चन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए अगर आप भी हैं यूजीसी नेट जनवरी 2025 के एस्पिरेंट. लर्नर्स इस इंपॉर्टेंट सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स है जो कि यूट्यूब और टेक्स्ट बुक ऐप पे होती हैं. एक टॉपिक जो हमने दोनों शिफ्ट में देखे हैं वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. इस पे पहले तो बहुत क्वेश्चंस आते थे, बीच में क्वेश्चंस आना कम हो गया था. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे बहुत थ्रस्ट है और ये एकमात्र ऐसा एक्शन प्लान है जो कि हमारे नेशनल लेवल पे है. तो इसके बारे में कुछ बातें आप अच्छे से समझ लीजिए. नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज का, इसे 2008 में प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ने लॉन्च किया था और इसका होल सोल फोकस जो है वो क्लाइमेट चेंज पर है. इसका एम था कि हम किस तरह से लोगों को अवेयर करें कि हमें क्लाइमेट चेंज के तरफ के प्रति सतर्क होना चाहिए और किस तरह से गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम मिलकर काउंटर कर सके जो सारे थ्रेट्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं. अब इसको लेके आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो है कि इसके हैं 8 मिशंस. और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि इनमें से आपको 8 मिशन में कोई एक डिफरेंट मिशन ऐड कर देंगे जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये है 8 मिशंस जिसके कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं सो दैट आपको रिवाइज करने में आसान हो. चूंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. क्लाइमेट चेंज का होल सोल जो कारण है या प्रॉब्लम का कारण है वो है एनर्जी जो हम आज के समय में फॉसिल फ्यूल से यूज कर रहे हैं. यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो है सोलर एनर्जी. दूसरा पॉइंट है एनर्जी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी हमारे पास जो भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उनको हम सही तरीके से यूटिलाइज करें, हम अपने हैबिटेट को इग्नोर नहीं करें. हैबिटेट में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है. जब हम बात हैबिटेट की कर रहे हैं तो एक डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है हमारा हिमालय, जिसको बचा के रखना बहुत जरूरी है. और हिमालय अगर ग्रीन रहेगा तो हम ग्रीन इंडिया का मिशन को भी कवर कर सकते हैं. और ग्रीनरी विदाउट एग्रीकल्चर इज जस्ट नॉट पॉसिबल. तो हमारे पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर सके. तो इन 8 चीजों के बारे में आप जरूर याद रखिएगा. सिर्फ कीवर्ड नहीं, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ कीवर्ड से नहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक आया था वो था वाटर के पीएच के ऊपर. तो मैं अभी आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, ये मैंने रिसेंटली करवाया भी है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है विच आर दी फॉलोइंग आर दी फिजिकल पैरामीटर्स टू डिसाइड द वाटर क्वालिटी. तो वो फिजिकल क्वालिटीज पैरामीटर्स को डिसाइड करने वाली वाटर की क्वालिटी कौन कौन सी है. पीएच, टेम्परेचर, टीएसएस जिसको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कहते हैं, हार्डनेस और कंडक्टिविटी. कुछ हार्डनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था. लर्नर्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, जहां पे हम बेसिकली फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को डिवाइड कर लेते हैं. जो आप कलर देखते हैं, जो टेस्ट की बात होती है, जो स्मेल की बात होती है, टेम्परेचर, जो टर्बिडिटी यानी जो मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, और इवन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आएंगे. वहीं अगर हम केमिकल पैरामीटर की बात करते हैं तो केमिकल क्वालिटीज या क्वालिटी को चेक करने के लिए जब वाटर की हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस कराने पड़ते हैं. तो ये हो गया आपका पीएच, एसिडिटी, अल्कलिनिटी, क्लोरीन, हार्डनेस, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये सारी हमारी बताती हैं कि हमारी पानी की केमिकल एट्रीब्यूट्स किस तरह के हैं. लर्नर्स बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 की क्लासेस हो गई हैं स्टार्ट और ये सभी फैकल्टीज जो कि पेपर 2 की हैं आपकी क्लासेस लेंगे लाइव. पेपर 1 will be taken up by Preeti ma'am and me, and ये सारे subjects हैं which we are offering for paper 2. So all those students who are preparing and eyeing on June 2025, do get yourselves enrolled in the foundation batch 2.0. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच. अगेन पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन था. तो कौन से पानी का क्या होता है पीएच वैल्यू. तो नॉर्मल वाटर, रेन वाटर, एसिड रेन वाटर एंड ओशन वाटर. कई बार ये सारे हमें एक साथ कंफ्यूजिंग लगते हैं. ये आपकी कॉम्बिनेशन है. बिफोर इसको हम आंसर करने से पहले आप समझ लीजिए कि पीएच स्केल में कौन सा किस कैटेगरी में आता है.
ठीक है, तो जो पूरी तरह से एसिड है वो आपका पीएच स्केल के यहाँ पे दिखेगा, दैट मीन्स एक्सट्रीम एसिडिक। ये वाला जो पार्ट है ये एक्सट्रीम एसिडिक है और ये एक्सट्रीम अल्कलीन है, या बेसिक भी जिसको हम कहते हैं। मिड पॉइंट जो आता है आपका जो पानी का ये है 7 वाला पॉइंट है, ये आपका न्यूट्रल होता है। अब आप देखिए स्टमक इज ऑल्सो हाईली एसिडिक, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह का एक्शनिंग होता रहता है, तो उसका भी पीएच काफी एसिडिक की तरफ होता है। लेमन और वेनेगर का 2 से 3 के बीच में होता है। वाइन, कॉफी और मिल्क, इवन मिल्क भी एसिडिटी कॉज करता है। बहुत आप लोग देखते होंगे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि दूध पीने से एसिडिटी हो गई, क्योंकि इसमें थोड़ा एसिड एलिमेंट रहता है। ठीक है, कॉफी इज अगेन वेरी एसिडिक। अब इस एसिड को बंद करने के लिए, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर किसी बॉडी में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस या किसी भी एल्कली का इस्तेमाल करते हैं। तब ये एसिड और बेस जब ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि डाइजीन की सिरप की तरह लोग पीते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं। पानी तो भाई न्यूट्रल है ही। इवन सोप को अल्कलीन माना जाता है, ब्लीच को अल्कलीन माना जाता है, और जो ड्रेन क्लीनर होता है उसको अल्कलीन माना जाता है। तो ये हमारा एक पीएच स्केल है। टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा बी, जिसमें नॉर्मल वाटर का जो पीएच है वो है 7, रेन वाटर का जो पीएच है वो 5 to 6 है। नॉर्मल रेन वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। एसिड रेन वाटर की 5 से कम हो जाएगा, और ओशन का वाटर का जो पीएच है वो करीब 8 से 8.5 है, दैट इज ग्रेटर देन 7, तो वो तो टुवर्ड्स अल्कलीन रहता है। तो इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल डिस्कस हियर इज रिलेटेड टू अर्थ समिट। ठीक है, तो अर्थ समिट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता चला है, बट इट कैन बी, क्योंकि 1992 का जो आपका अर्थ समिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन किया गया था, जिसमें था आपका रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये कोई भी, इनमें से कोई भी लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं थे। इसके अलावा भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स और वो गठन हुआ था ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि UNFCCC और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी और वो थी, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया था कि विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको कंसिडर करना था कि आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ये रीसेंट क्लास का ही है, और इसमें हमारे थे 3 ऑप्शंस। तो सबसे पहला था कि वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसे ब्रंटलैंड कमीशन ने दिया था, जिस कमीशन की रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर 1987। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 2 और 3 को इनकरेक्ट मार्क किया है, क्योंकि पहला इसका रीजन है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो 17 टारगेट्स हैं उनके। ठीक है, 17 गोल्स हैं उनके, यहाँ पे 18 टारगेट्स लिखे हुए हैं, 169 हमारे टारगेट्स हैं। और इसको एसडीजी जो था वो आउटकम था Rio+20 का, ये बात बिल्कुल सही है, मगर ये एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत। नाउ एक क्वेश्चन आया है एनर्जी पे, तो एनर्जी को आप कुछ इस तरह से समझेंगे। एक है हमारी कन्वेंशनल एनर्जी, जो हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, जिसमें आते हैं आपके फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये काफी ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसका बहुत बड़ा कंज्यूम करता है, और सबसे ज्यादा ये एयर पोल्यूटेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा कैटेगरी आता है नॉन कन्वेंशनल, जिसको हम रीन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के समय में है वो है सोलर एनर्जी, और उसके बाद हम वाटर, विंड, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और बायोमास एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। और कन्वेंशनल फ्यूल्स जो है, इसमें हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आपका कोल, जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एक है आपका पेट्रोलियम या डीजल, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। और एक है आपका नेचुरल गैस। ठीक है, ये सभी जो गैसियस फॉर्म में है। तो अभी जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो ज्यादातर हमारा कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, बट हम स्विच करना चाह रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ताकि हम कम से कम वातावरण को प्रदूषित करें। कन्वेंशनल एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बनने में कई 100,000 साल लग जाते हैं। अभी के समय में जो इंडिया की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है वो करीब 450 गीगावाट के आसपास है।
और इसमें करीब करीब 200 का जो कंट्रीब्यूशन अब होने लगा है वो हो गया है रिन्यूएबल एनर्जी का। इस 200 गीगावाट में करीब 90 गीगावाट का जो प्रोडक्शन है वो सोलर से आ रहा है। तो ये एनर्जी मिक्स का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का इस बार। लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर की जाती है। सो आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा रिवाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।